नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज फ्रिक्शन। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फ्रिक्शन होता क्या है, किस तरह से इसका ओरिजिन हुआ और किस तरह से बॉडी के ऊपर एक्ट करता है। तो फ्रिक्शन होता है बेसिकली अ फोर्स विच अपोज द मोशन, ठीक है, जो कि मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में आपकी एक फोर्स लगती है, एक स्मॉलेस्ट फोर्स जो एक्ट करती है, जो कि आपके मोशन के जस्ट ऑपोजिट है। आप इसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं और प्रॉपर आप बोल सकते हैं कि जब कोई भी एक बॉडी मूव करती है, ठीक है, व्हेनेवर अ बॉडी मूव, तो उसके ऊपर एक सरफेस से वो मूव कर रही है या फिर वो टेंस टू मूव वाली कंडीशन में कि वो मूव करना चाहती है। तो कहीं ना कहीं जहाँ पे उनका कॉन्टेक्ट है, उस कॉन्टेक्स्ट के उस सरफेस के जस्ट पैरेलल एंड ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स क्रिएट होती है जो कि उसके मोशन का अपोज करती है, उसको रिटार्ड करने की डायरेक्शन में लगती है, ठीक है, उसको रिटार्ड करने के लिए लगती है, जिसको क्या बोला जाता है, आपको फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। लेट्स सपोज हमने बोला कि हमारे पास एक सरफेस है और सरफेस के ऊपर हमने ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, और इस ब्लॉक के ऊपर जो मोशन हो रहा है वो है इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो इस डायरेक्शन में मोशन है, एक्सीलरेटिंग फोर्स यहाँ पे लगी है, बट इन दोनों ब्लॉक का और इस सरफेस का जो ये कांटेक्ट है, यहाँ पे ये इसको क्या करेगा कि इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए एक ऑपोजिट डायरेक्शन में इसके ऊपर एक फोर्स लगती है जो कि इस डायरेक्शन में लगी, जो उसको क्या बोला जाता है, आपका फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं, ठीक है। अब ये फ्रिक्शन फोर्स लगती क्यों है, देखिए यहाँ पे अभी आपको कांटेक्ट डायरेक्ट दिखाई दे रहा है, बट यहाँ पे क्या होता है कि इस तरह का डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता। मान लीजिए आपका ये एक सरफेस है और एक सरफेस आपका ये है। अब देखिए सरफेस बिल्कुल स्मूथ तो नहीं है, अगर हम इसको माइक्रोस्कोप से देखने लगे तो आपको ये जो सरफेस है वो बिल्कुल स्मूथ इस तरह से नहीं दिखाई देगा, कुछ ना कुछ वहां पे इस तरह के रफ पैचेस होंगे, ठीक है, रफ सरफेस होगा। तो रफ सरफेस होने की वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे मान लीजिए ये सरफेस इस तरह से टच हो रहा है, सिर्फ ये ऐसे टच हो रहा है, ठीक है, हमें एक्चुअल में ये दिखाई दे रहा है कि एक्चुअल में कांटेक्ट ये है, जबकि ये एपरेंट कांटेक्ट है, एक्चुअल कांटेक्ट है ये इतना था। तो एरिया कितना है इसका कांटेक्ट का, बहुत कम। तो अब जो ये एक दूसरे के ऊपर प्रेशर लगा रहे होंगे वो कितना लगा रहे होंगे, बहुत ज्यादा, क्योंकि हमने पढ़ा है प्रेशर इज इक्वल टू कितना होता है आपका फोर्स ओवर एरिया। अगर एरिया ज्यादा तो प्रेशर कैसा हो जाएगा, कम। यहाँ पे देखिए जो इन दोनों सरफेसेस के कांटेक्ट पे जो यहाँ पे प्रेशर जनरेट हो रहा है, एरिया कम होने की वजह से प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, ठीक है। तो जब आप एक बॉडी को मूव करोगे तो अभी इनके बीच में जो इनके मॉलिक्यूल्स है उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाया हुआ है इस प्रेशर की वजह से, बट जैसे ही आप क्या करोगे कि इस बॉडी को यहाँ से मूव करना स्टार्ट करोगे तो कहीं ना कहीं इसके अंदर ये डिफॉर्मेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से ये जो बॉन्ड है वो टूट जाएगा, बॉन्ड ब्रेक होगा। और जैसी बॉडी मूव करने लगेगी तो उसको क्या करेगा कि वो एक बॉन्ड बनाने में, एक नया बॉन्ड बनाने में कुछ टाइम लगेगा, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं कि लाइक जैसे आपका क्या होगा कि सरफेस से मूव हो रहा है, ठीक है, पहले बॉन्ड टूटा, आपने क्योंकि इसे मूव करवाया तो वो अगेन क्या करेगा कि अपना एक बॉन्ड, एक न्यू बॉन्ड रिफॉर्म करेगा, ठीक है, जिसकी वजह से वहां पे हीट जनरेट होगी और उस हीट की वजह से क्या होता है, एक फोर्स जनरेट होगी, उस हीट की फॉर्म में, उस एनर्जी की फॉर्म में एक फोर्स जनरेट होगी जो कि इसके मोशन को मेंटेन करने में हेल्प करती है। तो बेसिकली यहाँ से आपका क्या होता है, फ्रिक्शन का ओरिजिन होता है कि फ्रिक्शन कहाँ से लगा। तो जब भी हम क्या करते हैं कि एक सरफेस के ऊपर से एक दूसरे ऑब्जेक्ट को रख के और वहां से मूव कराने का स्टार्ट करते हैं तो उन दोनों के बीच में एक कांटेक्ट फोर्स लग रही है, ठीक है। और अगर हम एक्चुअल में देखें कि उनके ऊपर कांटेक्ट फोर्स कितना ज्यादा लग रहा है और जब हम मूव करेंगे तो वो अपने बॉन्ड को, जो उनके बीच में मॉलिक्यूल्स और एटम के बीच में एक बॉन्ड जनरेट हो गया है, उसको क्या करता है, मूव करते करते वो तोड़ता है, जिसकी वजह से जब वो मूव करेगा तो अगेन वो न्यू बॉन्ड फॉर्म होता है और एक एनर्जी क्रिएट होती है हीट की फॉर्म में, और वो क्या बनाती है, फोर्स जनरेट करती है जो कि उसके ओवरऑल मोशन को मेंटेन करती है। और दूसरा ही उसको थोड़ा सा क्या कर देती है, डिफॉर्म कर देती है, उसके मोशन को थोड़ा सा रिटार्डेड फॉर्म में ला देती है, तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा, उसके मोशन को हल्का कम कर दिया। तो ये रिटार्डेड फॉर्म में जो आपकी फोर्स लग रही है ऑपोजिट डायरेक्शन में, उसी को क्या बोला जाता है, फ्रिक्शन फोर्स बोलते हैं। तो अगर
जो एक्सेलरेटिंग फोर्स है वो आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, तो फ्रिक्शनल फोर्स ऑलवेज ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती है, ठीक है, जो कि उस मोशन को बैलेंस करने में, उस मोशन को रिटार्ड करने में हेल्प करती है। तो ये आपका फ्रिक्शनल फोर्स होती है। अब यहाँ से हमारी 3 तरीके की फ्रिक्शनल फोर्स आती है। फर्स्ट वन इज स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, नेक्स्ट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स एंड थर्ड वन इज काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, तो आपको इन तीनों के बारे में पता होना चाहिए कि ये तीनों फ्रिक्शन फोर्स क्या है, कब ये लगती है और किसका मैग्नीट्यूड कितना ज्यादा होता है। जैसे कि यहाँ पे जो वर्ड है स्टैटिक, स्टैटिक का मतलब ही क्या होता है, रेस्ट। अगर आपका एक ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पे रखा है और वो मूव नहीं कर रहा है, या तो रेस्ट में है या फिर जस्ट मूव करने वाला है, तो जब आप उसके ऊपर एक फोर्स लगाते हो, ठीक है, आपने एक स्मॉल फोर्स लगाई और उस स्मॉल फोर्स को बैलेंस कर लिया, उसकी जो ऑपोजिट फोर्स है, जो उसकी रिटार्डिंग फोर्स है, वो उसको बैलेंस कर लेती है जस्ट। तो यहाँ पे आपका जैसे न्यूटन का थर्ड लॉ लगा, एक्शन एंड रिएक्शन, जस्ट उसको क्या कर दिया, उसने बैलेंस कर दिया, तो वहां पे वो इतनी फोर्स जो लग रही है, जो कि उस बॉडी को रेस्ट में ही रख रही है, उसको मोशन में नहीं आने दे रही है। एक्सीलरेटिंग फोर्स लगने के बाद भी वो बॉडी अभी तक आपका कैसे है, रेस्ट में है, तो वहां पे जो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, जो फ्रिक्शन फोर्स लग रही है, उसे बोलेंगे हम स्टैटिक फोर्स, जो कि आपका एक्सीलरेटिंग फोर्स के जस्ट बराबर में होती है, जस्ट इक्वल होती है, क्योंकि वो उसको ओवरकम नहीं करने देती, वो उसको मूव नहीं करने देती। ठीक, तो अगर मैंने यहाँ पे एक्सीलरेटिंग फोर्स आपका जितना लगाया, उतना ही आपका इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, जो इसको बैलेंस कर रही है और इसको आगे मूव नहीं करने दे रही है, जिसकी वजह से जो बॉडी है वो अपना जिस पोजीशन में उसी पे बनी हुई है। ठीक है, तो इस तरह की फोर्स को बोला जाता है आपका स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, जिसको हम लोग सिंबलाइज करते हैं एफ से। ठीक है, तो इसके अंदर ओवरऑल बॉडी कैसा रहती है, आपका रेस्ट में है, वो मोशन में नहीं है, क्योंकि जितना आपने एक्सीलरेटिंग फोर्स दिया उतना ही उसके ऊपर क्या बन गई, एक रिटार्डिंग फोर्स बन गई, जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में, जो कि उसके मोशन को बैलेंस करने में हेल्प कर रही है, उसके मोशन को मेंटेन करने में हेल्प कर रही है, जिसकी वजह से हम उसको क्या बोलते हैं, स्टैटिक फोर्स, जो कि उसको रेस्ट में ही रखती है। नेक्स्ट नाम दिया गया है जैसे कि लिमिटिंग फोर्स, तो एक लिमिट क्रॉस कर देना, अभी तक जो उसकी लिमिट थी कि जिसकी वजह से बॉडी आपका रेस्ट में है, अब आपने क्या किया कि उसका मोशन, उसकी जो एक्सीलरेटिंग फोर्स थी उसको ज्यादा किया, जिसकी वजह से जो आपका स्टैटिक फोर्स थी वो बढ़ गई, उसको बैलेंस करने के लिए स्टैटिक फोर्स बढ़ जाती है, तो वो एक मैक्सिमम लिमिट जहां तक आपका जो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है वो बढ़ सकती है, जिसके बाद जो आपका ऑब्जेक्ट है वो थोड़ा मोशन में आ जाए, ठीक है, टेंस टू मोशन की कंडीशन में आ जाए, तो मैक्सिमम स्टैटिक फोर्स को क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फोर्स, क्योंकि वो उसकी उतनी मैक्सिमम लिमिट है, उससे ज्यादा वो इतना नहीं लग सकती, तो उसकी मैक्सिमम लिमिटिंग फोर्स है, जिसके बाद आपका कोई बॉडी के ऊपर अगर एक्सीलरेटिंग फोर्स लगती है और वो मूव करने लगे, तो उसको बोला जाएगा लिमिटिंग फोर्स, और इस लिमिटिंग फोर्स को हम लोग मैक्सिमम स्टैटिक फोर्स भी, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स भी बोलते हैं, इसीलिए इसको सिंबलाइज किया जाता है आपका एफ एस मैक्सिमम, क्योंकि ये उसकी क्या हो गई, मैक्सिमम लिमिट हो गई है। नेक्स्ट, अब मैक्सिमम लगने के बाद भी आपका बॉडी क्या है कि अब मोशन में तो आ गई है, बट मोशन में आने के बाद वो एक स्टेडी रेट से अपनी कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ लगातार मूव कर रही है, और उस कांस्टेंट वेलोसिटी के ड्यूरेशन में जो उसके ऊपर फोर्स लग रही है, ठीक है, अपनी लिमिट से कम होकर, जिसकी वजह से बॉडी आपका रेगुलर मोशन कर रही है, एक स्टेडी रेट के साथ जा रही है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है, उस केस में जो आपकी बॉडी के ऊपर फोर्स लग रही है उसको बोला जाएगा काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। स्टैटिक का मतलब ही रेस्ट होता है, काइनेटिक का मतलब क्या होता है, जब बॉडी आपका मोशन कर रही होती है, ठीक है, काइनेमेटिक बोलो या फिर आप डायनामिक्स बोलो, जब बॉडी क्या कर रही है, आपका मूव करना स्टार्ट कर दिया, एक स्टेडी रेट के साथ मूव कर रही है, मोशन कर रही है, तो उस केस में जो उसके ऊपर फोर्स लग रही है, दैट इज आपका काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। दूसरी चीज, लिमिटिंग फोर्स से काइनेटिक हमेशा कम होती है, ठीक है, आपका जो एफ के है काइनेटिक फोर्स, वो हमेशा कम होती है आपका लिमिटिंग फोर्स से, या फिर जिसको हम क्या बोल रहे हैं, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स बोल रहे हैं। तो अगर आपसे ग्राफ बोला जाए, इनका ग्राफ, ठीक है, तो ग्राफ में क्या हुआ, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है जब तक आपने उसको एक्सीलरेटिंग फोर्स दिया, ठीक है, तो यहाँ पे बॉडी क्या कर रही है, आपका बैलेंस है, रेस्ट में है,
ठीक है, स्टैटिक भी उतना ही लग रहा है और आपका एक्सेलरेटिंग फोर्स भी उतना ही लग रहा है, वो उसको रेस्ट में बनाए हुए है। लिमिटिंग फोर्स भी जब वो अपनी मैक्सिमम स्टैटिक फोर्स लगा सकती है तो वो कैसे हो जाता है, आपका मैक्सिमम फोर्स मान लीजिए ये हो गई, आपका लिमिट यहाँ पे आ गई, और उसके बाद बॉडी आपका एक स्टेडी रेट के साथ एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करना स्टार्ट कर दे, तो वो कौन सा हो जाएगा, आपका काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक एक करता है हमारा एफएस स्टैटिक फ्रिक्शन, यहाँ से यहाँ तक उसकी मैक्सिमम लिमिट लगी है कि ये हो जाएगा एफएस मैक्सिमम, जिसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स बोल रहे हैं। और जब आपके ऑब्जेक्ट का एक कांस्टेंट मोशन होता है, एक स्टेडी वेलोसिटी के साथ जाता है, यहाँ से यहाँ तक एक करती है हमारी काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, तो ये तो है हमारा फ्रिक्शनल फोर्सेस